नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आप सभी का स्वागत है। लोकप्रिय और सम्मानित कथाकारा सुधा भार्गव जी की कहानियाँ चरित्र निर्माण की कसौटी पर खरी उतरने के साथ ही रोचक भी होती है। ऐसी ही उनकी एक खूबसूरत रचना है माँ आखिर माँ होती है। सुनिए कहानी आशा की जुबानी। मैं अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी। एक बेटा 17 वर्ष का और बेटी 10 वर्ष की, जो अपने भाई पर जान छिड़कती थी। सब अपने अपने कार्यों के प्रति सजग और शांत थे। पिछले कुछ दिनों से शहर में पॉकेटमारी के गिरोह की चर्चा हो रही थी, जिसमें ज़्यादातर 12 वर्ष से 20 वर्ष के लड़के शामिल थे। मुझे अजीब सी दहशत हो गई, कहीं मेरा बेटा भी तो नहीं उसमें फंस गया। हम पति पत्नी काम के चक्कर में सुबह 10 बजे ही घर से निकल जाते। मन का भय प्रकट करते हुए एक दिन मैंने अपने पति से बेटे पर नज़र रखने को कहा। शाम को जब वह घर लौटे आए, बड़े थके थके से लग रहे थे। रोज की तरह न उन्होंने मुझे आवाज़ दी और न ही एक कप चाय मांगी। वह बिस्तर पर ऐसे पड़ गए मानो सारी हिम्मत ही चूक गई हो। मैं तो घबरा गई। प्रश्न सूचक दृष्टि उसकी ओर उठ गई। सुनो, गिरोह का पता चल गया है। तुम्हारा बेटा भी उसका सदस्य है। मेरी हड्डियों में ऐसा दर्द उठा कि तड़प उठी, जमीन पर ही लुढ़क पड़ती अगर वह मुझे संभाल न लेते। क्षण भर में ही मेरे चेहरे पर मुर्दनी छा गई। न जबान हिल रही थी और न शरीर का कोई अंग। कानों को पति की कही बात का विश्वास न हुआ। मैंने सीधे सीधे बेटे से ही पूछने का निश्चय किया। अंधियारे की चादर बिछाते ही उसने घर में प्रवेश किया। हम दोनों उसे घूरे जा रहे थे मानो वह भूत हो। उसकी चाल ढाल और कपड़े पहनने का ढंग भी अजीब लगा। बीड़ी सिगरेट धुएं के लच्छे उसका पीछा कर रहे थे। उसने बड़े शांत भाव से मान लिया कि वह पॉकेटमारी गिरोह का सदस्य है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गिरोह के सारे सदस्य उसकी बात मानते हैं और उसके इशारों पर नाचते हैं, अतः उनको छोड़कर वह नहीं रह सकता है। मेरे लालन पालन में न जाने क्या कमी रह गई थी कि उसने गैरों में अपनापन खोजा। बेचैनी की बाढ़ में मैं बह चली। बहुत हाथ पर पटके किनारा ना मिला, बस अपने भगवान को पुकारने लगी। रात्रि को सोते समय मैंने अपने पति के सामने इच्छा व्यक्त की, क्यों ना गिरोह के सदस्यों को हम अपने घर में आश्रय दे दें। शायद घरेलू वातावरण देख वे जिम्मेदार नागरिक बन जाए। किसी न किसी मजबूरी के कारण उन्होंने जेब काटने का धंधा शुरू कर दिया है। मेरी बात सुनकर तो वह बिफर उठे और मुझे पागल करार कर दिया। मेरे बेटे का भला इसी में था कि सबको भला बनाने की कोशिश की जाए। किसी भी समय वे पकड़े जाने पर जेल की हवा खा सकते थे। मैंने जब अपने बेटे से कहा, सब यहाँ आके रहो बेटे, तो वह बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सबको सुरक्षा मिलती। उसके 10 साथी अगले दिन आ धमके। घर में मुश्किल से 3 कमरे और एक आंगन था। सारा घर म्यूजियम नजर आने लगा। शुरू में न कोई काम करता और न रसोई के काम में सहायता करता। मेरे पति घर बाहर का काम करते जाते और इस मुसीबत की जड़ मुझे बताते जाते। एक आश्चर्यजनक बात देखने में आई। गिरोह का नेता जूडो कराटे चैंपियन था। सुबह 1 घंटा सबकी अच्छी खासी कवायद होती, ताकि अनुचित काम करते समय वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। एक दूसरे के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। झगड़ालू किस्म के वे भद्दे शब्दों का प्रयोग करने वाले किशोर कभी कभी मुझे जानवर लगने लगते। स्नेही प्यार के झोंकों में मृदुल होना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, पर उनमें कहीं न कहीं अच्छाई छिपी अवश्य थी, जिसे बाहर निकाल कर मुझे लाना था। 1 माह का राशन 10 दिनों में ही खत्म हो गया। पैसों का प्रबंध तो करना ही था। मैं खुद भूखी रह सकती थी, पर उन्हें भूखा नहीं देख सकती थी। मेरी नानी की दी हुई मेरे पास एक सिलाई मशीन थी, जिसे बेकार समझकर स्टोर में रख दी थी। मैंने उसे निकाला, साफ किया, कल पुर्जों में तेल डाला। अरे, वह तो फर्राटे से चल निकली। रात में छोटे बच्चों के कपड़े सीने का इरादा बुरा न था।
उस रात मशीन की खड़खड़ से शायद कोई ठीक से न सो पाया। मेरे बेटे के साथ ही रात भर कुलबुलाते रहे। दिन में जैसे ही कपड़ों को बेचने के इरादे से घर से निकली, एक लड़के ने मेरी बाँह थाम ली। कपड़ों का बंडल लेकर उसके दो साथी साइकिल पर सवार हुए और अलग अलग दिशाओं की ओर चल दिए। रात का खाना हम सब एक साथ ही एक परिवार की तरह बाँट बाँट कर खाते थे। उसी समय मेरी हथेली पर 500 रुपये रख दिए गए। जो लड़के कपड़े बेचकर आए थे उनको मैंने निकम्मों की तरह उनका खाली बैठना उलझुल जुल बकना मुझे अच्छा न लगता था। मैं उन्हें अपना पसीना बहाते हुए देखना चाहती थी। दोपहर को 2 घंटे सोना लड़कों की आदत होती जा रही थी। कोई भी नौकरी करने को तैयार न था। तंग आकर एक दिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, सुनो, तुम जीवन भर मेरे साथ रह सकते हो, परंतु जेब काटते समय यदि तुम पकड़े गए तो तुम्हें छुड़ाने नहीं आऊँगी। दूसरी बात, तुम्हारे पाप की कमाई से पानी तक इस घर में नहीं आएगा। मेरी बात का इतना असर हुआ कि वे नौकरी ढूंढने लगे। जिससे जो काम मिला अपना लिया। वे कुछ ना कुछ रुपये लाकर मेरे हाथ पर रख देते। उनकी आंखों में एक विशेष चमक आती जा रही थी। शायद यह आत्मविश्वास की ज्योति थी। वही मेरी हिम्मत का पतवार बन रही थी। मेरी छोटी बेटी जब लड़कों से कहती, भैया भैया चाय पी लो, तब वे चुपचाप उसकी बात मानते और तुरंत घर के कामों में हाथ बटाने लगते। कोई सब्जी काटता, कोई बर्तन धोने लगता। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जब एक दिन मैंने थकी मांदी घर लौटी और देखा मेरी बेटी आमलेट खा रही है। थर्मस में मेज पर चाय रखी थी। यह सब किसका करिश्मा है मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पास ही खड़ा एक लड़का मुझे कनखियों से देख रहा था। मैं जब उसकी ओर देखती वह झट से निगाह नीचे कर लेता। उसको बहुत अल्लाह कहकर पुकारते थे सब। मुझे उसका नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर व्यवस्था से यही नाम लेना पड़ा। बहुत अल्लाह, यह आमलेट किसने बनाया? मैंने। रूमा को बहुत भूख लगी थी, आपके लिए चाय भी बनाई है। आप भी तो बहुत थक गई हो ना आंटी? तुमने यह सब कहाँ से सीखा? आपसे। आप रोज़ बनाते आपको देखता हूँ, आज पहली बार बनाया है। तब से मैं सबकी आंटी बन गई। कोई कोई तो मुझे भाव तिरक से माँ भी कहता। एक बात मैं समझ गई, अनजान बच्चे अब मेरे होने लगे हैं। मैं किसी न किसी तरह मेरी मदद करना चाहते हैं वे सब। यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात थी। मैंने बच्चों को 5 समूहों में विभाजित कर अलग अलग काम सौंप दिए। मैंने कभी उनके दोषों पर ध्यान नहीं दिया। उनके नाम भी बदल दिए जिनका कुछ न कुछ विशेष अर्थ होता था। मज़े की बात यह थी कि वे अपने को नाम के अनुरूप ही ढालने लगे। मैंने एक का नाम प्रेम रखा। उस झगड़ालू का बात करने का तरीका ही बदल गया। उसकी आवाज़, उसका एक एक शब्द मोहब्बत का संदेश देने लगा। कोई लड़ाई करता तो उसका निपटारा करने बैठ जाता। मुझे यह देखकर कभी कभी बहुत हंसी आती। दूसरे लड़के का नाम सत्य प्रकाश रखा। उस मक्कार झूठ बोलने वाले लड़के ने सच बोलने की कसम खा ली। सच बोलने के कारण उस लड़की पर डांट भी पड़ जाती, पर उसने सच बोलना ना छोड़ा। बच्चों की आदतें बदलने लगी। अच्छा खासा सुधार गृह हो गया मेरा घर। घर का काम काज लड़के काफ़ी कर लेते थे, इसलिए शाम होते ही मैं सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती। कुछ दिनों के बाद बचत होने लगी और मैंने दूसरी मशीन भी खरीद ली। काम अच्छा चल निकला। पतिदेव अब मेरे उठाए गए कदम की सराहना करने लगे। उनके प्रयास से बैंक से कुछ धनराशि उधार मिल गई। हमने उससे 2 कारें व कुछ कंप्यूटर खरीद लिए। लड़कों ने कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वही उनकी रोजी रोटी का साधन बन गया। परंतु मैं इतने से ही संतुष्ट न थी। मैं चाहती थी कि वो लड़के पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाएं। यह तभी संभव होता जब वे धन कमाने के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करते। सब लड़के मेरे सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध थे। मैंने घर का मोर्चा संभाला। बच्चे मन से पढ़ने व धन कमाने में जुट गए। मेरे पतिदेव तन मन धन से मेरे थे। हम सब एक किश्ती पर सवार हो गए और बढ़ते ही गए। भंवर में फंसे पर पक्के इरादों के कारण निकल गए
और फिर पीछे मुड़कर कभी न देखा। एक समय था जब मैंने 12 बच्चों को संभाला था, पर आज मेरे बच्चे हमें पति पत्नी को संभाल रहे हैं। सिलाई करना छोड़ दिया है, लेकिन खाना अब भी मैं सबको खुद ही परोसती हूँ, क्योंकि सदैव आशंका बनी रहती है कहीं मेरे युवा बच्चे कम न खाएं, कहीं मैं दुबले और कमज़ोर ना हो जाए। आखिर माँ जो हूँ। इतिश्री। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसे ही साहित्यिक कहानी को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली कहानियाँ आप शीघ्र ही आराम से सुन सकें। कहानी को लाइक अवश्य करें और इसे अपनों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।